Hello friends, today in this video we will study about monetary policy and fiscal policy। दोस्तों आज हम इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति और फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति के बारे में पढ़ेंगे और मैं ये प्रयास करूँगा कि आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊँ, क्योंकि ये टॉपिक ना सिर्फ 12th क्लास में आता है बल्कि आगे जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें जनरल टॉपिक के रूप में भी पूछा जा सकता है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, यानी मौद्रिक नीति क्या होती है। देखिए इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, जिसको भारत में बोलते हैं आरबीआई, यानी इट इज़ द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री विच कंट्रोल और एक्सपेंड द quantity of money supply and credit in the economy by the following tools, method, measures और instrument। यानी सबसे पहले आपको ये बताना है कि इट इज़ द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो मौद्रिक नीति है, वो देश का सेंट्रल बैंक यानी देश का केंद्रीय बैंक बनाता है। अब इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी जो इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई बनाता है, बिकॉज आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक है। अब ये बात तुम्हें पता लगे कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक बनाता है। किसी भी किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होगा, जो केंद्रीय बैंक होगा, वही वहाँ की मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। अब वो क्यों बनाता है, किस कारण से बनाता है? देखिए कारण यहाँ पे लिखा हुआ है, which control or expand the quantity of money supply and credit in the economy। यानी मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? ताकि मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल भी किया जा सके और बढ़ाया भी जा सके। यानी मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्यों बनाई जाती है? मनी सप्लाई यानी मुद्रा पूर्ति को बढ़ाना या घटाना, अथवा क्रेडिट जिसको साख बोलते हैं हिंदी में, क्रेडिट को बढ़ाना या घटाना। यानी हम दोबारा समझते हैं इसको। देखो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक बनाता है। वो इसलिए बनाता है ताकि देश के अंदर, कंट्री के अंदर मनी सप्लाई को और क्रेडिट की क्वांटिटी को कंट्रोल किया जा सके, यानी उसको आवश्यकता के अनुसार उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं। मुख्यतः बात ये याद रखनी है आपको कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर मनी सप्लाई और क्रेडिट को रिड्यूस और एक्सपेंड करना होता है ताकि इकोनॉमिक कंडीशन को संभाला जा सके। ठीक है। दूसरी ओर अब फिस्कल पॉलिसी क्या है? देखिए इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू कंट्रोल और एक्सपेंड क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी बाय बजटरी पॉलिसी। देखिए दोनों का मकसद एक ही है। फिस्कल पॉलिसी जो राजकोषीय नीति है वो पॉलिसी भी क्यों बनाई जाती है? ताकि देश के अंदर मनी सप्लाई को और क्रेडिट को एक्सपेंड और कंट्रोल किया जा सके। यानी इसमें भी मुद्रा की पूर्ति और क्रेडिट को बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब गवर्नमेंट कैसे करेगी इसको? गवर्नमेंट करेगी इसको बजटरी पॉलिसी के द्वारा, बजट के द्वारा। सरकार हर साल, आप सबको पता है, गवर्नमेंट हर साल बजट बनाती है, जिसको गवर्नमेंट बजट बोलते हैं, सरकारी बजट बोलते हैं। तो जो बजट बनाया जाता है उसी बजट के अंदर फिस्कल पॉलिसी को छापा जाता है, फिस्कल पॉलिसी को पब्लिश किया जाता है, जिसमें यही होता है, फिस्कल पॉलिसी का उद्देश्य भी यही होता है ताकि देश में मनी सप्लाई को और क्रेडिट को कंट्रोल और एक्सपेंड किया जाए। जैसी भी इकोनॉमिक कंडीशन की मांग हो, कि अगर इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से जैसा भी उस कंडीशन होगी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की, उसके हिसाब से मनी सप्लाई और क्रेडिट को बढ़ाया या घटाया जाता है। यानी देखो दोनों यहाँ पे एक सिमिलरिटी मिलेगी आपको। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों क्यों बनाई जाती है? दोनों को बनाने का मकसद एक ही होता है। क्या मकसद है? कि देश के अंदर, कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर मनी सप्लाई और क्रेडिट को एक्सपेंड और कंट्रोल करना, यानी मुद्रा की पूर्ति और साख को या तो बढ़ाना या घटाना। और फिस्कल पॉलिसी के अंदर भी मनी सप्लाई को और क्रेडिट को
रिड्यूस और इंक्रीज किया जाता है। दोनों का मकसद एक ही है। लेकिन दूसरा देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है सेंट्रल बैंक देश का जो होता है, और फिजिकल पॉलिसी को जो बनाता है वो बजटरी पॉलिसी के अंदर बनाते हैं। और बजटरी पॉलिसी कौन बनाता है? वो बनाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है, जहाँ का वित्त विभाग जो होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री वो बनाती है, और इसको बनाता है सेंट्रल बैंक जो इंडिया में आरबीआई है। अब जो मॉनिटरी पॉलिसी है उसमें क्या क्या टूल्स अपनाए जाएंगे, मतलब मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर किन किन चीज़ों में बदलाव या चेंज किया जाता है, वो देखिए। फॉलोइंग टूल्स, मेथड्स, मेजर्स और इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन मॉनिटरी पॉलिसी और चेंज्ड इन मॉनिटरी पॉलिसी, यानी मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर इन चीज़ों में बदलाव किया जाता है। जैसे बैंक रेट में बदलाव होगा, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो में बदलाव होगा, या एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में बदलाव होगा, या इंटरेस्ट रेट में बदलाव होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट इत्यादि। यानी मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर जो सेंट्रल बैंक होता है इन चीज़ों में चेंज करके इकोनॉमिक कंडीशन को बदलने की कोशिश करता है, ठीक है। और दूसरी ओर जो फिस्कल पॉलिसी है इसमें केवल दो ही मेजरमेंट को अपनाया जाता है। रेट ऑफ टैक्सेज यानी जो टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, उनको इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, और दूसरा है चेंज इन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार जो भी खर्चा करती है, चाहे देश के डेवलपमेंट के ऊपर करे, चाहे नॉन डेवलपमेंट के ऊपर करे, चाहे डिफेंस के ऊपर, किसी के ऊपर भी करे, तो फिजिकल पॉलिसी के अंदर केवल दो ही चीज़ों में बदलाव करना होता है, या तो टैक्सेस में बदलाव करना होता है, या एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकारी व्यय या खर्चे में, सरकारी खर्चे में बदलाव करना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसका, अब हम समरी पढ़ लेते हैं। देखिए, जो मॉनिटरी पॉलिसी है वो कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक बनाता है। देश में, हमारे देश में कौन है सेंट्रल बैंक? आरबीआई है, यानी मॉनिटरी पॉलिसी बनाता है सेंट्रल बैंक। उसी प्रकार से जो फिजिकल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति है, वो कौन बनाता है? वो बनाती है बजटरी पॉलिसी के अंदर कौन? फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है। मतलब जो बजट लागू होता है ना उसमें होता है, और ये बजट कौन बनाता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है, ठीक है। एक तो ये। दूसरा, इसके टूल्स कौन कौन से हैं? सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट, इटीसी जो मैंने अभी पीछे बताया। इसमें इन मतलब मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर इन चीज़ों में चेंज करके मनी सप्लाई को, क्रेडिट को कंट्रोल और एक्सपेंड किया जाता है। दूसरी ओर जो फिजिकल पॉलिसी है उसके अंदर रेट ऑफ टैक्सेशन यानी टैक्स को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसको इंक्रीज करना और डिक्रीज करना, यानी टैक्सेस में और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज और डिक्रीज करके मनी सप्लाई को और क्रेडिट को कंट्रोल और एक्सपेंड करने का प्रयास किया जाता है। तो ये तो हुआ डिफरेंस कि मॉनिटरी पॉलिसी में और फिजिकल पॉलिसी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है, एक चीज़ जो है वो सिमिलर, क्या? दोनों का मोटिव सेम है। यानी जो मोटिव, जिस उद्देश्य से मॉनिटरी पॉलिसी बनाई जाती है उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए फिजिकल पॉलिसी बनाई जाती है। यानी द मोटिव ऑफ बोथ दी पॉलिसीज आर सिमिलर। कैसे? देखो, दोनों ही, चाहे वो मॉनिटरी पॉलिसी हो चाहे फिजिकल पॉलिसी हो, दोनों का एक ही मकसद होता है, क्या? टू कंट्रोल और एक्सपेंड मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। यानी चाहे मॉनिटरी पॉलिसी हो चाहे फिजिकल पॉलिसी हो, दोनों का उद्देश्य होता है देश में मनी सप्लाई और क्रेडिट को या तो कंट्रोल करना यानी कम करना, या उसको एक्सपेंड करना यानी बढ़ाना। यानी दोनों का मुख्य मकसद होता है मुद्रा की पूर्ति और साख में मतलब जो है वो इकोनॉमिक कंडीशन के अनुसार कंट्रोल और एक्सपेंड करना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हम पढ़ चुके हैं कमर्शियल बैंक के बारे में, हम पढ़ा था कि भी कमर्शियल बैंक क्या होता है, क्या क्या फंक्शंस करता है और क्रेडिट क्रिएशन कैसे करता है, मैंने आपको ये बताया था। दूसरी ओर पिछले वीडियो मैंने आपको ये बताया था भाई सेंट्रल बैंक जो होता है, केंद्रीय बैंक क्या होता है, ये भी बताया मैंने, इसके फंक्शंस भी मैंने आपको बताए। अब एग्जाम में कई बार 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आ जाता है, या कोई आपसे पूछ भी लेता है, बीइंग एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, कोई पूछ लेगा भाई कि बता भाई ये सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस तो बताओ, डिफरेंस क्या, दोनों में क्या अंतर है। तो मैंने 4-5 पॉइंट लिखे हैं, उससे आपको बहुत ईजी वे से आप इनका आंसर याद कर सकते हो। देखो, पहला क्या है? देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक इन ए कंट्री, यानी हर देश में केवल एक ही सेंट्रल बैंक होता है,
ओनली वन। जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है, एक ही है, कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। अब देखिए दूसरा कमर्शियल बैंक में देखिए, देयर आर मैनी कमर्शियल बैंक इन ए कंट्री, यानी कमर्शियल बैंक जो होते हैं वे किसी देश में मैनी यानी बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे होते भी हैं, ठीक है। यानी सेंट्रल बैंक जो है वो एक देश में एक ही होता है, लेकिन कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो एक ही देश में बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए। जो सेंट्रल बैंक है मस्ट बी अंडर गवर्नमेंट ओनरशिप, यानी जो सेंट्रल बैंक होगा वो गवर्नमेंट ओनरशिप में होगा, यानी सरकार के अंडर में ही होगा, वो गवर्नमेंट का ही होगा, प्राइवेट नहीं हो सकता वो। इट मस्ट बी अंडर गवर्नमेंट ओनरशिप, यानी ये सरकार के स्वामित्व में ही आता है, गवर्नमेंट की ओनरशिप के अंदर आता है, सरकारी होता है ये, ठीक है। और कमर्शियल बैंक में देखिए, दे मे बी अंडर गवर्नमेंट और दे मे बी अंडर प्राइवेट ओनरशिप, यानी जो कमर्शियल बैंक्स है वो गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, गवर्नमेंटल भी हो सकते हैं, सरकारी भी हो सकते हैं, और वो प्राइवेट में भी हो सकते हैं, यानी सरकारी भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, ठीक है। बहुत से एग्जाम अपने देश में, भारत में आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो कि जैसे एसबीआई है पंजाब, और दूसरे बैंक एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, या सिंडिकेट बैंक है, ये तो सरकारी बैंक है इसके, लेकिन प्राइवेट बैंक भी है, जैसे एचडीएफसी प्राइवेट बैंक है, आईसीआईसीआई प्राइवेट बैंक है, यानी हर देश के अंदर प्राइवेट बैंक भी होते हैं और सरकारी कमर्शियल बैंक भी होते हैं। अब देखिए आगे, सेंट्रल बैंक यानी जो केंद्रीय बैंक होता है डज नॉट डील विद जनरल पब्लिक, यानी जो सेंट्रल बैंक है, जो केंद्रीय बैंक होगी, जैसे आरबीआई जो हमारा है, वो डज नॉट डील विद जनरल पब्लिक, यानी सेंट्रल बैंक आम पब्लिक से, आम जनता से कोई लेन देन नहीं करता है, ना तो ये जनता के पैसे जमा करेगा और ना ही उनको लोन देगा, यहाँ तक कि आम पब्लिक वहाँ पे एंट्री भी नहीं ले सकती। इट डजंट डील विद द जनरल पब्लिक, ठीक है। यानी पब्लिक, जनरल पब्लिक कैन नॉट डिपॉजिट देयर मनी इन आरबीआई एंड दे कैन नॉट टेक लोन फ्रॉम आरबीआई, ठीक है। यानी पब्लिक के साथ कोई डील नहीं करता वो आरबीआई, ठीक है। दूसरी ओर कमर्शियल बैंक में देखिए, कमर्शियल बैंक डील विद जनरल पब्लिक। अब जो कमर्शियल बैंक है, जो वाणिज्य बैंक है, वो तो पब्लिक से डील करते हैं, कैसे करते हैं, बाय एक्सेप्टिंग देयर डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइडिंग देम लोन। इन जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो जनरल पब्लिक से डील करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो आम पब्लिक को, जनरल पब्लिक को लोन भी देते हैं और उनका पैसा डिपॉजिट यानी जमा भी कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सेंट्रल बैंक हैज़ द मोनोपोली टू इश्यू और प्रिंट करेंसी इन द कंट्री। जो सेंट्रल बैंक होता है उसका मोनोपोली होता है, देश में एकाधिकार होता है कि देश में नोट छापने, केवल वही नोट छाप सकता है, यानी सेंट्रल बैंक के पास ये एक पावर है, एक मोनोपोली पावर है, एकाधिकार है कि देश में नोट छापने का अधिकार केवल सेंट्रल बैंक के पास होता है, जैसे भारत में आरबीआई के पास है। बट जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं दे कैन नॉट इशू करेंसी, यानी कमर्शियल बैंक जो हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, कोई भी मतलब बैंक है ना कमर्शियल बैंक, दे कैन नॉट इशू करेंसी, यानी वो कमर्शियल बैंक नोट इशू नहीं कर सकते, नोट नहीं छाप सकते, करेंसी नहीं छाप सकते। वो करेंसी कौन छाप सकता है, ओनली एंड ओनली सेंट्रल बैंक इन एनी कंट्री। उसके बाद देखिए, जो सेंट्रल बैंक का मोटिव होता है, जो जैसे आरबीआई है हमारा, आरबीआई का मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, पब्लिक वेलफेयर। जो सेंट्रल बैंक होता है किसी देश में उसका उद्देश्य होता है पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक इंटरेस्ट में होता है वो। लेकिन जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उसका मोटिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना। लेकिन सेंट्रल बैंक क्या करता है, जन कल्याण के कार्य करता है, मतलब क्यों करता है, पब्लिक का कल्याण हो, जनता की भलाई इसलिए काम करता है। लेकिन कमर्शियल बैंक जो है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से, प्रॉफिट अर्निंग के उद्देश्य से काम करता है। एक इसमें एक पॉइंट और भी जोड़ सकते हैं आप कि जो सेंट्रल बैंक होता है दे कंट्रोल क्रेडिट। सेंट्रल बैंक जो होता है वो कंट्रोल क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई हमारा, वो क्रेडिट को कंट्रोल करेगा। और जो कमर्शियल बैंक होते हैं दे क्रिएट क्रेडिट, दे क्रिएट क्रेडिट। ये भी लिख सकते हो आप कि ये क्रेडिट को कंट्रोल करता है और ये क्रेडिट को क्रिएट करता है। तो हमने पढ़ा कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है। आप इन डिफरेंस को याद रखोगे तो बहुत आपकी जनरल नॉलेज में ये या इकोनॉमिक्स 12 में काम आएगा। अब एक जनरल सा टॉपिक और ले लेते हैं
एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं। कई बार आपके सामने एक वर्ड आता है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। टिपिकल भाषा में तो इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति, लेकिन इन जनरल आम बोलचाल की भाषा में जिससे हर इंसान समझ जाए कि हम किस बात, तो होती है महंगाई और मंदी। अगर आप जनरल पब्लिक के सामने बोलोगे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन तो वो समझेगा नहीं क्या इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, लेकिन आप बोलोगे महंगाई मंदी तो वो समझ जाते हैं। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, डिफ्लेशन होती है मंदी। अब इसको डिफाइन करना हो, डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो। देखो कैसे। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस राइज इन जनरल प्राइस लेवल, यानी जो सामान्य कीमतें होती है, सामान्य की जो कीमत स्तर होता है उसमें लगातार बढ़ोतरी होना, यानी कीमतों में लगातार वृद्धि होते रहना। कंटिन्यूस राइज इन जनरल प्राइस लेवल, जब वस्तुओं और सेवाओं गुड्स एंड सर्विसेज की जो कीमतें होती, जो प्राइस होती है वो कंटिन्यू, एक दो दिन के लिए नहीं, एक दो महीने के लिए नहीं, कंटिन्यू कई महीनों तक राइज होती रहती है या कई हफ्तों तक राइज होती रहती है, तो इट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। लेकिन आजकल वीकली इसका अनुमान लगाया जाता है, यानी कंटिन्यू, यानी एक दो दिन नहीं, वीकली 7 दिन 8 दिन कंटिन्यू अगर प्राइस लेवल में राइज होता है तो उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। कंटिन्यूस राइज इन जनरल प्राइस लेवल, ठीक है, ये होता है इन्फ्लेशन, मतलब कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होना। और डिफ्लेशन क्या है, कंटिन्यूस फॉल। अब लेकिन थोड़ा बहुत मैं इन्फ्लेशन को यहाँ पे आगे बताना चाहूँगा और बेसिक चीज़ें इसकी, कि ड्यू टू इन्फ्लेशन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, प्रॉफिट दे ऑल राइज। यानी अगर इन्फ्लेशन होता है एक लिमिट तक, मान लीजिए 2 से 5% तक, ये सेफ साइड है, इसकी सेफ रेट है। अगर महंगाई की दर जो है 2 से 5% के बीच में रहती है, नॉट मोर देन 5%, 5% से ज़्यादा होने पर घाटा होगा देश को, उल्टा हो जाएगा, फिर ये बढ़ने में घटेंगे। तो ड्यू टू इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन जो है वो 2 से 5% के बीच में बढ़ रही है तो क्या होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, राइज होगा, प्रोडक्शन भी राइज होगा, प्रॉफिट भी राइज होंगी, ये सब चीज़ों में राइज होगा। देश के लिए अच्छा होता है करीब 5% के अंडर में रहती है, ठीक है। लेकिन ये कब तक अच्छा है, जब तक बिफोर रीचिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट, जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो जाता, मतलब पूर्ण रोजगार नहीं हो जाता है। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि भाई जीडीपी के कितने प्रतिशत तक महंगाई अच्छी मानी जाती है इन्फ्लेशन, तो वो होता है बिलो 5%, ठीक है। तो अब आते हैं डिफ्लेशन के अंदर। डिफ्लेशन यानी मंदी, इसमें क्या होगा, कंटिन्यूस फॉल इन प्राइस लेवल, डिमांड, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, यानी इन सब में क्या होगा, इन सब में होगा फॉल, ये सब घटेंगे। यानी जब कंटिन्यू प्राइस लेवल में कमी हो, जब कंटिन्यू डिमांड में कमी हो, इनकम में कंटिन्यू कमी हो, एम्प्लॉयमेंट में कमी हो, प्रोडक्शन में कमी हो, यानी इन सब चीज़ों में कमी हो रही, प्राइस कीमतें घटती जा रही है, डिमांड कम हो रही है, लोग डिमांड करते नहीं हैं, दुकानदार ऐसे ही बैठे रहते हैं, उनकी वस्तुओं की कोई खरीदता नहीं है, इनकम लोगों की कम होती जा रही है, लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, काम नहीं मिलता है, प्रोडक्शन भी कम होता जा रहा है। तो ये ऐसी स्थिति जब आती है, इसे बोलते हैं डिफ्लेशन, यानी मंदी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सिंपल टॉपिक है, इजी टॉपिक है, और मैंने ये जो बताया है आपको, ये 12th क्लास के लेवल का ही बताया है। अगर कोई स्टूडेंट हो जो आगे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए या दूसरी बड़ी कक्षाओं में कॉलेज लेवल का है, तो वो मुझसे एक वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।